आइए फ्रेंड्स, हिस्ट्री से हम देखते हैं आगे फर्दर क्या है। हिस्ट्री को हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो हमने देखा था कि हिस्ट्री को आप देखते हैं तो 3 पार्ट्स हैं। एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है और एक हम हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसकी बात करते हैं। प्री हिस्ट्री नियरली अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी 2500 बीसी तक की जो हिस्ट्री है प्री हिस्ट्री बोलते हैं। प्री हिस्ट्री बेसिकली है क्या? मतलब प्री हिस्ट्री वो होते हैं जिनके हमें किसी भी प्रकार के कोई एविडेंसेस मिलते ही नहीं जिससे हम हिस्ट्री को स्टडी कर पाएँ। जैसे स्टोन एज हो गया। स्टोन एज के कोई भी ऐसे लिटरेरी सोर्सेज नहीं है कि जिनसे हम इनको स्टडी कर सकें और हम ये बता सकें कि नहीं ये प्रूफ है और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट थी। तो वो हमारी जो बेसिकली होती है उसको हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। देख लिया, कोई भी रिटन एविडेंसेस, नो रिटन एविडेंस, ये हमारी प्री हिस्ट्री हो गई जो कि 2500 बीसी तक के लिए हम इसको देखते हैं। फिर आती प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो है जिनके हम कई बार ये जानते हैं ना रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं बट हम उनको डिसाइफर नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पन एज में हमने देखा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट बोलते हैं। बहुत सारे जो हमारे करीब 400 सिंबल्स के आसपास हमने जो ढूंढे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और नियरली आप ये कह सकते हैं 70 to 75 सिंबल्स ही हम डिसाइफर कर पाए अब तक। तो हमें क्लियरली पता नहीं है कि वो स्क्रिप्ट है कैसी। कई बार लोग उसको प्रोटो द्रविडियन स्क्रिप्ट बोलते हैं, बोस्टरफेडोन भी बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इसलिए हम उसको सही से डिसाइफर नहीं कर पाए। सेम वैदिक कल्चर्स हैं, हमें जो भी एविडेंसेस मिले हैं लिटरेचर वो हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए और ना कि वो एविडेंट है कि ये इस तरह की चीज़ें हैं उसकी। इसलिए हम इन दोनों को ही प्रोटो हिस्ट्री में लेते हैं। हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें 600 बीसी के बाद जो टाइम था उनको हम हिस्टोरिक पीरियड में करते हैं, क्योंकि हम इनके हमारे पास रिटन एविडेंसेस भी हैं और हम इनको प्रॉपरली डिसाइफर भी कर सकते हैं, इसलिए हम इनको हिस्टोरिकल पीरियड में डालते हैं। आइए अब आगे जानते हैं कि स्टोन एज से हम स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारी मेन स्ट्रीम है और आप इसमें आप ये देखिएगा कि आपको लगभग जो मटेरियल है यूपी स्पेशल के साथ में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आप अगर इससे क्वेश्चन आता है तो आप यूपी के मेंस में भी आप लिख सकते हैं। कंबाइंड मटेरियल है, आप देख सकते हैं। स्टोन एज को 3 भागों में हमने बेसिकली डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक की बात करेंगे तो पैलियोलिथिक में 3 पार्ट्स फर्दर हैं जो कि अपर, मिडिल और लोअर। सबसे नीचे से स्टार्ट होता, क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जाती है। सबसे पहले लोअर था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। लोअर पैलियोलिथिक 1 लाख बीसी, ये 1 लाख है कि पहले का जो टाइम था उसको हम लोअर पैलियोलिथिक में मानते हैं। उसके बाद 1 लाख से 40,000 बीसी के आसपास देखते हैं मिडिल है। और अपर की बात करेंगे तो अपर पैलियोलिथिक हमारा 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक जो हमारा है ये हमारा अपर पैलियोलिथिक है। अब हम इसके बारे में बेसिकली आगे चीज़ें जानेंगे, पर हमें देख लेते हैं ये है क्या क्या। जैसे हम पहले स्टार्ट करते हैं देखना, यहाँ से पैलियोलिथिक के बारे में हम पूरी तरह से इसमें आपको दे देंगे इन्फॉर्मेशन। पैलियोलिथिक जो एज थी इसकी जो स्टार्टिंग में इसका जो खोज हुई थी वो रॉबर्ट ब्रूस ने करी थी। इनको एक जो हैंड एक्स मिला था, हैंड एक्स, ये पल्लावरम की साइड से मिला था तमिलनाडु में 1863 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कि कई बार आता है। रॉबर्ट ब्रूस ने पैलियोलिथिक एज की खोज करी थी क्योंकि इनको हैंड एक्स मिला था उस टाइम का जो पल्लावरम तमिलनाडु से मिला था। उसके बाद इनको ये यहाँ से ये स्टार्ट हुई। हम बात करेंगे कि साइट्स कौन कौन सी हैं। ये साइट्स हम देख लेते हैं कि पैलियोलिथिक टाइम में साइट्स कौन सी थी इंपॉर्टेंट। सोहन वैली जो कि पाकिस्तानी पंजाब में इस समय है, पाकिस्तानी पंजाब जो है वहाँ पर सोहन वैली है। यूपी की जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। बेलन वैली प्रयागराज के पास में, बेलन रिवर के किनारे ये बसी हुई थी इसलिए ये बेलन वैली बोली गई। खास बात इसकी ये है कि इसमें तीनों एजेस के ट्रांजिशनल फेज मिलते हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। सिंगरौली वैली हो गया, सोनभद्र, चकिया, चंदौली, ये 3 साइट्स हैं जो यूपी में इंपॉर्टेंट है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं लोहंद नाला। जो लोहंद नाला है ये बेलन वैली में, यहाँ से मदर गॉडेस की जो बोन है वो यहाँ पर मदर गॉडेस बोन की बनी हुई, ये यहाँ पर ये जो पीस था ये मिला था यहाँ पर। अब पैलियोलिथिक में आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि पैलियोलिथिक वाले लोग थे कैसे। दे आर बेसिकली, अगर हम उनके जीने की बात करें तो हम देखते हैं कि ये हंटर और गैदरर्स थे। मतलब इनका काम था शिकार करना,
और घूम घूम कर ये खाना इकट्ठा करते थे, जो भी खाते थे, मीट हो गया या फ्रूट्स हो गए, जो भी वेजिटेबल्स, जो भी खाते थे, उगाने का कोई काम नहीं, डायरेक्ट प्लांट से लिए और खा लिया या हंटिंग करके खा लिया। हंटर गैदरर्स बेसिकली, ये कोई सेटल्ड लाइफ नहीं, कोई एग्रीकल्चर नहीं, इस तरह। ये अब हंटर्स हैं तो इनको जो है इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे कि किस चीज़ से शिकार करें या क्या करना है। तो अलग अलग टाइम में इनने अलग अलग तरीके के जो है टूल्स का इस्तेमाल किया। बेसिकली इनके साइज पे भी था और किस तरह के टूल्स थे, इनको हम देखते हैं। तो ये हम चीज़ देख लेते हैं। और इनके जो टूल्स थे, ये यहाँ पर आप देखिए, इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो टूल्स थे इनके क्वार्टजाइट के बने हुए टूल्स थे। ये क्वार्टजाइट पत्थर है, आप देखेंगे क्वार्टजाइट पत्थर, उससे ये टूल्स को ये बनाते थे। ये कुछ टूल्स आप देख लीजिए, मैं इनकी फिगर्स आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अपर पैलियोलिथिक हो गया, ठीक है, ये मीजोलिथिक हो गया, ये मिडिल पैलियोलिथिक और ये लोअर पैलियोलिथिक। तो आपको हमने देखा था ना, यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि ये आपका जो सबसे नीचे का है 1 लाख BC के पहले का, फिर ये उसके बाद आ गया 40,000 तक, फिर ये आपका 10,000 तक। अब देखिए आप, ये गोल पत्थर है, राउंडेड, मतलब बहुत भारी भारी, आपने उठा के मार दिया, चॉपर, जानवरों को मार दिया इस तरह से। अब देखिए मिडिल में देखेंगे आप, थोड़ा सा शार्प होने लगे, हल्का हल्का सा, साइज छोटे होने, राउंडेड नहीं थे, अब ये इस तरह के होने लगे, नाइफ, स्क्रैपर। अपर पैलियोलिथिक में आप देखेंगे कि इनने पतले छोटे इस तरह के टूल्स बनाने स्टार्ट किए। देखिए हार्पून, ब्लेड्स हो गए, देख रहे हैं आप, शार्पनेस इनकी बढ़ रही, साइज थोड़े छोटे हो रहे हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, जितना कम साइज होगा प्रेशर उतना ज़्यादा अप्लाई होगा ना, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इनका कम है तो ज़्यादा प्रेशर, और हैंडलिंग में ईजी रहेंगे, इतने बड़े बड़े पत्थर उठाना भी मुश्किल है। तो इस तरह की चीज़ें जो हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम तो ये चीज़ें हमने देख ली कि हंटर गैदरर्स थे, इनके टूल्स अलग अलग थे, साइजेस क्या थे देखे थे, गोल थे, बड़े थे, फिर धीरे धीरे छोटे होते गए, पॉइंटेड होते गए, इस तरह के टूल्स, और क्वार्ट्स के बने हुए टूल्स ये इनके थे। पैलियोलिथिक साइट्स की एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से मिस हो गई थी, तो मैंने देखा नर्मदा वैली जो हथनौरा है, हथनौरा हथनौरा जगह है नर्मदा वैली में, यहाँ से आपका एक वुमन का स्कल, बॉडी कंप्लीट नहीं, सिर्फ स्कल, ह्यूमन स्कल जो वुमन का था, ये मिला था यहाँ से। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन, 1982 में अरुण सोनकिया जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो ये आप ये चीज़ याद रखेंगे, ये पैलियोलिथिक एज का था। जबकि हम देखेंगे ब्यूरियल के प्रोसेस के जो एविडेंस हमको मिलते हैं वो मीसोलिथिक एज से मिलते हैं, पर ये एक कंप्लीट बॉडी नहीं थी, सिर्फ एक स्कल था जो कि मिला था। सेकेंड हम आते हैं मीसोलिथिक एज पे, इसकी डिस्कवरी जॉन इवांस ने करी थी। नाम आप तीनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मीसोलिथ्स, इसका नाम मीसोलिथिक एज पड़ा इसलिए क्योंकि मीजो, मीजो मतलब माइक्रो, इनके जो टूल्स थे वो छोटे हो गए थे, काफ़ी छोटे हो गए थे। तो उसकी मदद से, जैसे से ये है ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, ब्रेन बढ़ रहा है, उसके हिसाब से उन्हें टूल्स भी अपने छोटे किए, आसानी से हैंडल हो सकें, ज़्यादा शार्प हो, पॉइंटेड हो, जिससे ज़्यादा जो है आप शिकार वो कर सकते थे। तो ये था। इसके कई चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हम देखेंगे बेसिकली, कि हम सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे इसमें एनिमल टेमिंग, ये देख लें, टाइमिंग ऑफ एनिमल, ये इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन, बेसिकली डोमेस्टिकेशन, ये एज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए जानी जाती है। और इसके सबसे अर्लीस्ट एविडेंस अगर हम बात करेंगे तो ये आपने देखा होगा कि इसका अर्लीस्ट एविडेंस बाघोर राजस्थान या आदमगढ़ MP, इन दो जगह से इसका एविडेंस जो है प्रॉपरली वो हमें मिलता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया पेपर में। सुहागी घाट यूपी में ही है, यहाँ पे मीजोलिथिक केव पेंटिंग है, ये आपकी केव पेंटिंग में मीजोलिथ में ये सुहागी घाट में ही मिलती है, इसके एविडेंस हैं ये। और अब हम बात करते हैं कि ये साइट्स हैं कहाँ कहाँ पर, यूपी में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके यूपी पर्सपेक्टिव से चीज़ काम आएगी। यूपी में देखेंगे सराय नहर, महादहा, दमदमा, ये तीनों साइट्स आपकी अभी प्रेजेंटली प्रतापगढ़ में है। सराय नहर से हम देखते हैं एक्सटर्नल इन्वेजन, जो बाहरी आक्रमण के जो साक्ष्य है ना वो यहाँ पर मिलते हैं। 4 ब्यूरियल डेड बॉडीज भी मिलती हैं, एक ही कब्र में 4 लोगों को दफनाया गया था। महादहा मेल और फीमेल डबल ब्यूरियल है, डबल ब्यूरियल के एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। ऑर्नामेंट्स मिले थे यहाँ, बोन्स के, हॉर्न्स के, ये सब एविडेंस यहाँ से मिले थे। यहाँ पे एक लेक का भी एविडेंस मिला, स्लॉटर हाउस का एविडेंस मिला, ग्रेव यार्ड था, ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। दमदमा से आप ट्रिपल ब्यूरियल देख सकते हैं। लेखैया सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो स्कल एक साथ मिले थे वो 17 स्केलेटन्स मिले थे लेखैया इलाहाबाद में। शोपनी मांदू इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन शो करता है, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। तीनों फेसेस को ये जनरली दिखाता है कि तीनों फेजेस के इसमें ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब हंटर गैदरर से लेके फूड प्रोड्यूसर्स जो कि न्यूलिथिक एज के थे वो, इनके जो हाउसेस थे बीहाइव शेप हाउसेस थे,
हैंडमेड अर्दन पॉट्स ये भी यहाँ पे इनको मिली हैं। तो ये चीज़ें आपने देख ली। सुहागी घाट मैंने बता ही दिया था, केव पेंटिंग है ये। और इनकी जो मीजोलिथ्स है वो बता दिया कि इनके इंस्ट्रूमेंट्स ये हो गया, इनकी साइट्स हो गई। ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ब्यूरियल भी आप एक चीज़ याद रखिएगा कि इनसे ये चीज़ आप ध्यान देखेंगे ना कि ब्यूरियल की भी स्टार्टिंग इन्हीं के टाइम से ही हुई थी कि इनने प्रॉपरली बरी करना स्टार्ट किया था। कुछ एविडेंसेस भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे ये आदमगढ़ जो एमपी है ना, यहाँ पर मैन और डॉग का एविडेंस मिलता है। यहाँ पर ढूंढा गया था मीजोलिथ साइट से, तो ये मिला है यहाँ पर। अब हम फर्दर बढ़ते हैं न्यूलिथिक एज पे। हम वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन जितनी आपको इंपॉर्टेंट डाटा लगभग मैं आपको सब इसमें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। न्यूलिथिक ये इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा एरा है, ये चीज़ आप देखेंगे। फूड प्रोड्यूसर्स थे ये, इनने खाना उगाना, जो आपका क्रॉप्स थी, क्रॉप्स को उगाना इनने स्टार्ट किया, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फूड प्रोड्यूसर्स थे बेसिकली। इस एज की खोज प्रिम रोज ने करी थी, ये चीज़ याद रखिएगा। प्रिम रोज इनने इसकी डिस्कवरी न्यूलिथिक एज की करी थी। इनने कई सारे जैसे फूड्स उगाते थे। फूड्स में आप देखेंगे कि व्हीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो इस समय ये उगाते थे। अब हम देखते हैं, अच्छा अब आप देखिएगा कि अगर इनने फूड्स उगाने शुरू किए, एक लैंड से अटैच हुए, तो ये फिर परमानेंट सेटलमेंट भी तो अपना करेंगे। वहाँ पर इनने घर भी बनाने शुरू किए। बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो हाउसेस के मिलते हैं, ये भी चीज़ हम देखेंगे। मतलब अगर आप अपनी एक लैंड से अटैच हो रहे हैं, जैसे आप महाजनपदास के टाइम पे देखेंगे, क्योंकि वहाँ टेरिटरी एक तरह से बनी थी, राजा महाराजा आ गए थे। क्योंकि आप अगर लेटर वैदिक में आप देखते हैं तो वहाँ से पॉलिटी चेंज हुई थी। अर्ली वैदिक में ट्राइबल पॉलिटी थी, लेटर वैदिक में आपने देखा होगा ना कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी हो गई थी। उसके कारण लोग अपनी लैंड से सेटल होना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स मिल रहे थे वहाँ से, वो उगा भी पा रहे थे। अच्छा, जैसे जैसे अगर बेनिफिट्स बढ़ रहे थे लैंड के, तो इस कारण से लोग अपनी टेरिटरी भी कब्जा रहे थे। उसी की वजह से फिर वही टेरिटरी एक्सपेंड करने के लिए वॉर्स स्टार्ट हुए। तो ये चीज़ें थी, तो ये आपने देखा, तो इसलिए ये चीज़ समझ में आ रही। हम एक चीज़ देखते हैं कि यूपी की जो साइट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप याद रखिएगा। राइस कल्टीवेशन का एविडेंस कोल्डी हवा यूपी से मिला था। अर्लीस्ट एविडेंस जो एग्रीकल्चर का मिला है, वो आप एक चीज़ देखिएगा, ये मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का अभी के लिए कहते हैं। लेकिन कई बार अब जो क्वेश्चन आया नया, उसमें बोला गया कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे अर्लीस्ट है वो लौरा देवा को माना गया, संत कबीर नगर के पास में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर क्वेश्चन आता तो आप लौरा देवा टिक करिएगा, संत कबीर नगर में, जो एग्रीकल्चर के अर्लीस्ट एविडेंस है। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। और मेहरगढ़ में कॉटन के अर्लीस्ट, वर्ल्ड में अर्लीस्ट कॉटन का एविडेंस यहीं से मिला है, मेहरगढ़ में। गोट और मास्टर का ब्यूरियल मिला था यहाँ पे। बुरझूम की बात करेंगे तो बुरझूम में डॉग और मास्टर, मतलब डॉग और उनके मालिक को जो है दफनाया गया था, वो बुरझूम में। ये हो गया। साइट्स भी हमने देखी, एक तो लौरा देवा हो गया, आपको बता दिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस यहाँ का माना है कमीशन ने, तो आप मान सकते हैं। महागढ़ा हो गया, पंछो हो गया। यहाँ पे सर्कुलर हट्स के एविडेंसेस हमें मिलते हैं। देखिए फिक्स्ड अबॉर्ड मैंने आपको बताया था ना कि आप अपनी लैंड से अटैच हो रहे हैं, इसलिए फिक्स्ड अबॉर्ड हो गया। पिट डवेलिंग के एविडेंसेस हमें मिलते हैं बुरझूम और गुफ कराल कश्मीर से, मतलब जमीन में गड्ढे खोद के जो घर बनाते हैं, फिर वो स्टेयर्स थे, उससे आप नीचे जाते थे। तो इस तरह के एविडेंसेस भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो ये बेसिकली आपका लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। नियोलिथ के आप टूल्स की बात करेंगे, टूल्स भी देख लेते हैं हम। टूल्स अगर देखेंगे इम्प्लीमेंट्स, तो इनके टूल्स पॉलिश्ड हो गए थे। जैसे माइक्रोलिथ्स बोले थे कि मीजोलिथिक टाइम पे छोटे हुए थे, इनके छोटे साथ पॉलिश्ड हो गए थे, शार्प हो गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे इनके, ये आपका हैथर हो गया, चिसल हो गया, एरो हेड्स, ये छोटे छोटे होते हैं ना एरो हेड्स, तो ये सब आपके इनके इंस्ट्रूमेंट्स थे जो इनने यूज़ किए। अब ये चीज़ें हो गई, बस इतनी इंपॉर्टेंट थी जो आपको मैंने बता दी कि ये इतना ही था बेसिकली। हाँ, ब्यूरियल की अगर हम बात कर लें तो नियोलिथिक में ब्यूरियल कंप्लीट और पार्शियल दोनों रखते थे। इसको क्या करते थे कि जब आदमी मर जाता था तो उसको पूरी तरह से गड्ढे में दफना देते थे, बरी कर देते थे डेड बॉडी को। पार्शियल में क्या था कि उसके कुछ अवशेषों को, जो उनके कुछ पार्ट्स से, बोन्स या जो भी रहता था, उनको पिट में बरी करते थे। तो इस तरह से दो ब्यूरियल इस टाइम पे प्रचलित थे। तो आपने ये चीज़ देख ली कि वर्ल्ड में कहाँ इसके एविडेंसेस मिले हैं आउट ऑफ इंडिया, इंडिया में यूपी में कहाँ पे मिले हैं। तो आपके लिए यूपी के लिए भी ये चीज़ सफिशिएंट है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो 125 वर्ड्स में बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा डाटा है, आप लिख सकते हैं इसको। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम ब्रॉन्ज एज और हड़प्पन सिविलाइजेशन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन रहेगा और मैं वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।